चलो लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मेरे बाल खड़े हो रहे हैं। चलो हिमा जी, गुड मॉर्निंग। चलो बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। चलो जल्दी जल्दी से। तो बाकी लोग कहाँ चले गए? चलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सूरज, गुड मॉर्निंग। चलो चलो, ओके ओके माय बॉय। चलो त्याग, आर्या, हिमा। अब हम आज लगभग स्वाइन हस्बेंड्री को खत्म कर देंगे और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज पोल्ट्री, है ना? दैट इज पोल्ट्री। जस्ट अ मिनट, यहां पे कुछ दिक्कत हुई है। लाइट बंद हो गया था, एक मिनट रुकिए बेटा। झाड़ू है का? एक मिनट दीजिए बेटा। हाँ, ओके। चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा लाइट बंद हो गया था। स्टार्ट करते हैं। यस, गुड मॉर्निंग आशीष, सुमित, त्याग, सारे लोगों को गुड मॉर्निंग। वो थोड़ा लाइट एक बंद हो गया था अचानक से, उसका थोड़ा लूज कॉन्टैक्ट है शायद, तो स्टार्ट कर दिया अभी। चलो, तो आज हम लोग स्वाइन हस्बेंड्री का केयर एंड मैनेजमेंट एंड डिसीज मैनेजमेंट, ये दोनों चीजें देखते हैं और स्वाइन हस्बेंड्री को आज खत्म कर देते हैं। और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज पोल्ट्री। क्या चीज स्टार्ट करनी है कल से हम लोगों को? पोल्ट्री। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने अभी तक बेसिक टर्म्स देखी है स्वाइन हस्बेंड्री की, न्यूट्रिशनल एंड हाउसिंग मैनेजमेंट देखा है स्वाइन हस्बेंड्री का। और आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं दैट इज केयर एंड मैनेजमेंट एंड डिसीजेस ऑफ स्वाइन। सो सबसे केयर एंड मैनेजमेंट, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिलेक्शन ऑफ बोर एंड या फिर मस्कुलाइन बोर, उसका सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये चीज हम लोग पहले तो देखेंगे। आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोगों का अगले साल तक एट एनी कॉस्ट सिलेक्शन हो जाए, यही हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ पीडब्ल्यू फैमिली हो या फिर मेरे खुद के पर्सनल हो, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, बस मैं इतना ही चाहता हूं। मुझे और कोई भी चीज का लेना देना है ही नहीं। मुझे इतना चाहिए कि बस आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, आप अच्छे जॉब पे लग जाओ, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपकी 3 पीढ़ियां, आपकी पिछली पीढ़ी, आपकी पीढ़ी और आपकी अगले आने वाली जो मतलब जो नस्लें होंगी आपकी, इन शॉर्ट, तो वो मतलब सुखी हो जाएगी अगर आप जॉब पे लग जाओ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ बोर, बोर का मतलब क्या होता है? जो मेल होता है, अब हम लोग ब्रीडिंग के लिए, या फिर बोर, बोर कौन होता है? जो मेल होता है उसको कहते हैं बोर, है ना? तो सिलेक्शन ऑफ बोर अगर हम लोग कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका ग्रोथ रेट अच्छा होना चाहिए, मतलब 1 महीने में 10 kg बढ़ना चाहिए, उसका बॉडी वेट बढ़ना चाहिए, हम लोगों ने कल भी देखा था। उसके बाद फूड कन्वर्जन रेशो उसका अच्छा होना चाहिए, फिजिकल डिफेक्ट नहीं होने चाहिए, उसका विनिंग वेट अच्छा होना चाहिए, मतलब माँ से बच्चे को अलग करते समय उसका वेट अच्छा होना चाहिए। विनिंग के टाइम में उसका वेट लगभग फीमेल का 12 kg एंड मेल का 15 kg के आसपास होना चाहिए। बोर हम लोग 5th मंथ में ही उसका सिलेक्शन कर देते हैं, मतलब जब भी, यस यस आशीष, यस यस यस, जब भी हम लोग देखते हैं बोर 5th मंथ जो है, 5th मंथ, तो 5th मंथ में उसका लगभग वेट होता है 50 kg, तभी से उसके ऊपर नजर रखनी है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार क्या होता है ना, अच्छा ये मौसी का लड़का है, अच्छा वो बुआ की लड़की है, तो नजर नजर रखी जाती है, अच्छा शादी के टाइम पे इसको पूछेंगे। तो वैसे ही ये जो बोर होता है, ये बिफोर द सेक्सुअल मैच्योरिटी तब से ही इसका सिलेक्शन किया जाता है, मतलब जब वो 5 महीने का होगा उसके ऊपर नजर रखी जाएगी, एंड आफ्टर दैट जब वो 9 से 10 महीने का होगा तब उसको ब्रीडिंग के लिए यूज किया जाएगा। उसके बाद वेल डिसेंडेड टेस्टिकल्स उसके होने चाहिए। अगर आप मेल जो बोर है वो सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। मेल एज टू फीमेल रेशियो दैट मस्ट बी 1:5, मतलब 5 फीमेल स्वाइन के पीछे 1 मेल इज सफिशिएंट, 1 मेल इज सफिशिएंट फॉर 5 फीमेल्स, है ना? 5 फीमेल्स, ओशे। चलो
आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब मेटिंग के बारे में देखते हैं। इनका हम लोग हैंड मेटिंग कर सकते हैं, पेन मेटिंग कर सकते हैं। हैंड मेटिंग का मतलब कैसे होगा सर, कि मान लीजिए कोई बोर है, विथ हेल्प ऑफ द हैंड वी हैव टू इंसर्ट हिज पेनिस इनसाइड द वजाइना ऑफ द फीमेल, तो हैंड मेटिंग वैसे भी होता है। सेकंड, पेन मेटिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए बहुत सारी फीमेल है और अल्टरनेटिवली हम लोग बोर को यूज कर रहे, कि इस बोर को यूज किया, नेक्स्ट टाइम उस बोर को यूज किया फॉर द मेटिंग पर्पज ऑल्सो, तो इस हिसाब से भी करवा सकते हैं। अब मीटिंग आप जब भी करो तो दैट शुड बी इन द कूल आवर्स एट द मॉर्निंग और एट द इवनिंग, सुबह सुबह या फिर इवनिंग में उसका मीटिंग फीमेल्स के साथ करवा सकते हो। दो मीटिंग के बीच का गैप ये 12 घंटे का होना चाहिए मिनिमम, है ना। उसके बाद केयरफुल हैंडलिंग इनका होना चाहिए और इनके टस्क जो है वो रिमूव करने चाहिए। अभी ये वाइल्ड बोर है, ये बोर ही है। बोर का मतलब क्या होता है, मेल है ना, जो स्वाइन का मेल होता है उसको कहते हैं बोर, लेकिन ये वाइल्ड बोर है, तो मीटिंग के लिए इसका इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है। एक बात ध्यान में रखना है आपको कि इसका केयरफुल हैंडलिंग करना बहुत जरूरी है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज विसीनेस नेचर, मतलब वो एंग्री नेचर है उनका, है ना। एंड उसके बाद बहुत बार ऐसा होता है कि एक तो एंग्री नेचर होता है, सेकंड थिंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, दैट इज कॉल्ड एज टिमिडिटी। मतलब क्या, इनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की भी दिक्कत होती है, तो ऐसे ना हो इसीलिए एक बात ध्यान में रखना है आपको, ऐसा ना हो इसलिए एक बात ध्यान रखनी है आपको कि दैट इज बेसिकली इनके बारे में, मतलब जो बोर होते हैं इनके बारे में ये केयर एंड मैनेजमेंट करना जरूरी है। एक तो उनको चिड़चिड़ापन ना हो, उनको केयरफुली हैंडल करो, उनके टस्क को रिमूव कर दो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डी टस्किंग, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डी टस्किंग। उसके बाद उनको एक्सरसाइज दो अच्छे से, है ना। हम लोग देख रहे हैं बोर के बारे में, मतलब सिलेक्शन, केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ द बोर, कि कैसे बोर होनी चाहिए ब्रीडिंग के लिए स्वाइन हस्बेंड्री में। अब सबसे पहले तो एक बात है कि जो मेटिंग हम लोगों को सेल आउट करने, जो मार्केट करने, या फिर जिन बोर को हम लोगों को निकालना है, उनके मीट पर्पस के लिए यूज करना है, उनको मेटिंग के लिए इनिशियली आप यूज कर सकते हो। सेकंड चीज, उनको एक्सरसाइज उनमें होनी चाहिए। ट्रिमिंग ऑफ फीट एंड कटिंग ऑफ टस्क, टस्क का मतलब होगा, मैंने अभी आपको बताया था, दैट इज कॉल्ड एज टस्क, ये रिमूव कर देना, दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड एज डी टस्किंग, ताकि एट द टाइम ऑफ मेटिंग वो फीमेल को वो टस्क ना मारे। अब सेकंड चीज है ड्यूरिंग द मीटिंग, सर डी टस्किंग कितनी बार करना है, साल में एक बार आपको डी टस्किंग करना है। मैं फिर से एक बार इसको दोहराऊंगा कि आपको एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स वाला, आपको एक जो बोर होता है वो सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट अच्छा बोर कैसे आप कंसिडर करोगे, कि मतलब उसमें हिम्मत होनी चाहिए, टिमिडिटी होनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें, उसका टस्क रिमूव करना चाहिए, साल में एक बार करना चाहिए, ताकि उसने एक्सरसाइज में रहना चाहिए, उसका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए बोर में। अब बढ़ते थोड़ा सा आगे, सर गिल्ट का सिलेक्शन करना है। अब गिल्ट कौन है, जिसका अभी तक हम लोगों ने मेटिंग नहीं किया उसको कहेंगे हम लोग गिल्ट, और जिसका मेटिंग कर चुके उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सॉ, और जो बच्चे को जन्म दे चुके उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फैरोइंग सॉ, है ना। और जो मिल्क प्रोडक्शन नहीं कर रही उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ड्राई सॉ। तो ये चीजें हम लोगों ने इनिशियली देखी थी, है ना। तो नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे गिल्ट सिलेक्शन, तो गिल्ट सिलेक्शन कैसे करना है, विथ हेल्प ऑफ द पेडिग्री रिकॉर्ड, कि आपको मेटिंग के लिए फीमेल सिलेक्ट करनी है, तो सिलेक्ट कौन सी करनी है, ब्रीडिंग के लिए सिलेक्ट करनी है, तो पहले तो चेक करो उसके पेडिग्री रिकॉर्ड, मतलब उसके पूर्वजों के बारे में पता करोगे, इसके पूर्वज कैसे थे, तो उनके पूर्वजों के बारे में अगर हम लोग पता करवा रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज पेडिग्री रिकॉर्ड्स। तो अगर हम लोग पेडिग्री रिकॉर्ड्स के बारे में देख रहे हैं, पेडिग्री रिकॉर्ड्स के बारे में देख रहे हैं, तो हम लोगों को एक चीज समझ में आ जाएगी कि ये ब्रीड कैसे हो सकता है। अब सेकंड चीज है दैट इज द लिटरमेट परफॉर्मेंस, कि उनके साथ में रहने वाले जो लिटरमेट्स होते हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा है, इसके बेसिस पे हम लोग उनको सिलेक्शन कर सकते हैं। थर्ड थिंग, हर ओन परफॉर्मेंस, की हम लोगों को ब्रीडिंग के लिए गिल्ड को सिलेक्ट करना ही है, तो उसका खुद का परफॉर्मेंस अभी तक कैसा रहा है ना, वो अभी तक ग्रोथ जैसे उसकी हो चुकी है, उसकी परवरिश जिस तरीके से हो चुकी है, क्या वो अच्छी है, इसके बेसिस पे। एंड प्रोजेनी टेस्टिंग, मतलब अगर हम लोग देखते हैं कि उसका फ्यूचर बच्चा जो होने वाला है या फिर हो चुका है, मान लीजिए मुझे उसको सिलेक्ट करना है, तो उसका जो बच्चा है उसके बारे में देखिए कि अच्छा हाँ इसने तो इससे पहले भी अच्छा आउटपुट दिया है, तो चलो इसको फिर से सिलेक्ट करते हैं हम लोग। सो दीज आर द बेसिक रूल्स और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक नीड्स फॉर द सिलेक्शन, और दीज आर द बेसिक व्हाट वी कैन से, कि ये बेसिक मेथड थे फॉर द सिलेक्शन, कि हम लोगों को मेटिंग के लिए इनको सिलेक्ट करना है तो कैसे करना है, तो इस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक तो लार्ज लीटर होना चाहिए। लीटर का मतलब मैंने आपको बोला कि 10-11 बच्चे उसको बोलते हैं लीटर। नंबर ऑफ टीट्स उसको 12 से 14 होनी चाहिए, एटलीस्ट एक बच्चे के हिस्से में एक टीट आना चाहिए। टीट मीन्स द पार्ट विच प्रोड्यूसेस और सीक्रेट द मिल्क, जहां से दूध बाहर आता है, सो ये इसको बोलते हैं टीट्स। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो एक बच्चे के हिसाब से अगर हम लोग देखें फिर भी 12 से 14 उसको टीट्स होने चाहिए। फिजिकल डिफॉर्मिटीज कोई भी नहीं होनी चाहिए, इस हिसाब से हम लोगों को गिल्ड को सिलेक्ट करना है। आगे बढ़ते हैं, सर अगर गिल्ड हीट पे आ रही है तो कैसे आइडेंटिफाई करें, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हीट पीरियड,
कि इन दैट पीरियड शी इज रेडी टू रिसीव द मेल, कि वो रेडी है, इस समय में रेडी है रिसीव द मेल, है ना। तो ऐसे समय में हम लोगों को क्या करना है ना, ऐसे समय में क्या करना है। सो उसके हीट सिम्टम्स क्या क्या है, पहले स्ट्रस डिस्चार्ज कंटिन्यूअसली फ्लो रहेगा, स्वेलन वल्वा, है ना। उसके बाद प्रिकल्ड ईयर्स, उसके कान जो है ऐसे खड़े रहेंगे, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन वो करेंगी, साउंड प्रोड्यूस बाय द पिग और स्वाइन दैट इज कॉल्ड एज ग्रंटिंग साउंड, है ना। अब शीप और गोट जो निकालते हैं दैट इज अ बेलोइंग साउंड, वो बेलोइंग साउंड निकालेंगे। ये कौन सा साउंड निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ग्रंटिंग साउंड, उसको हम लोग ग्रंटिंग साउंड कहते हैं, है ना। उसके बाद प्रेसिंग ऑफ हाइंड क्वार्टर अगेन द वॉल, पीछे जाके ऐसे वो खुद को धक्का मारेंगे, रेस्टलेसनेस, एक्साइटेड रहेंगे हमेशा, चैंपिंग ऑफ जॉज, दांत एक के ऊपर एक मारेंगे, चैंपिंग ऑफ जॉज, ग्राइंडिंग द टीथ, दांत को मतलब ऐसे जोर जोर से दबाएंगे, माउंटिंग ऑन द अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स के ऊपर वो माउंट करने की कोशिश करेंगे। सो दे बेसिकली दीज आर द सिम्टम्स ऑफ हीट पीरियड और स्ट्रेस, है ना, शीप में, सॉरी स्वाइन में। आगे बढ़ते थोड़ा सा कि सर इनको बैठने के लिए, रहने के लिए जगह कितनी लगती है। सो हाउसिंग नियर अबाउट 15 से 20 स्क्वायर फीट के आसपास इनको जगह लगेगी, 15 टू 20 स्क्वायर फीट के आसपास। अब कलिंग और रिपीटर्स, इनके बारे में क्या करना है। कलिंग और रिपीटर्स मतलब कलिंग के बारे में क्या करना है। कलिंग का मतलब होता है अनवांटेड, अनप्रोडक्टिव, डिसीज्ड एनिमल, उनको रिमूव करना प्रोसेस इज कॉल्ड एज कलिंग। आफ्टर 5 to 6 फैरोइंग मतलब क्या हुआ, वो जो स्वाइन थी या फिर गिल्ड थी, उसने अभी तक 5 बच्चों को, या फिर 100 थी जिसने अभी तक 5 बार बच्चों को जन्म दे चुके, 4 से 5 बार, मतलब उसका फैरोइंग लगभग 4 से 5 बार हो चुका है, तो उसको कलिंग करो, बाजू में रखो। लो फिकेंडिटी, लो फिकेंडिटी का मतलब होगा कि वो अच्छे, मतलब लगभग एट ए टाइम 8 से 9 बच्चे, 10 बच्चे, 11 बच्चे पैदा होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 ही बच्चे जन्म ले रहे, तो उसकी फर्टिलिटी फिकेंडिटी बहुत कम है, उसको मत लीजिए। पुअर मदरिंग एबिलिटी, बहुत बार क्या होता है ना, ये स्वाइन ऐसे बैठे रहते हैं, देखो ये स्वाइन बैठे रहते हैं ऐसे, और इनका वेट बहुत ज्यादा है, 100, 110, और जब वो प्रेग्नेंट होती है तो 150 किलो। अब सोचो वो छोटे छोटे बच्चे, आपने देखे होंगे स्वाइन के क्यूट क्यूट लिटिल लिटिल बच्चे, तो वो माँ इतने जोर से उनके ऊपर गिरती है कि बच्चे मर जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, माँ ऐसे सो रही है, ऐसे हाथ फैला के सो रही है, और बच्चा मर गया वो, है ना। तो ये इनके दैट इज कॉल्ड एज पुअर मदरिंग एबिलिटी, पुअर लिटर वेट एट द बर्थ एंड विनिंग, कि जो बच्चे उन्होंने पैदा किए है ना, जो बच्चे उनके हैं, उस स्वाइन के जो बच्चे हैं, उनका एट द टाइम ऑफ विनिंग भी वेट कम है, उन जन्म के टाइम में भी वेट कम है। तो ऐसे जो भी स्वाइन हो उनको बाहर निकालो, दैट इज कॉल्ड एज कलिंग। एक बार क्लियर हो तो क्लियर करके बोल दीजिए, चलो एक बार क्लियर है तो क्लियर करके बोल दीजिए। आगे जाके हम लोग देखेंगे केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रेग्नेंट एनिमल्स, प्रेग्नेंट एनिमल के बारे में केयर एंड मैनेजमेंट। ओ भाई साहब बोलो 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 बोलो, मुंह खोलो, बोलो जल्दी से बोलो। क्लियर है? यस, सुमित का कहना है क्लियर है, बाकी लोग बोलो रहे। आज लगभग हम लोग स्वाइन हस्बेंड्री खत्म ही कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब प्रेग्नेंट एनिमल के बारे में केयर एंड मैनेजमेंट देखते हैं। वो बच्चों को नहीं करते क्या अपन, वैसे वैसे किया मैंने, जो जो सो रहे हाँ ऐसे। चलो प्रेग्नेंट एनिमल के बारे में देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय जेस्टेशन पीरियड, कि अगर कोई माँ अपने बच्चे को कितने समय तक अपने पेट में रखती है, दैट इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड, है ना, जेस्टेशन पीरियड। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो जब एनिमल प्रेग्नेंट होंगे, इनके एनिमल जब भी प्रेग्नेंट होंगे तो उनको सेपरेट रखो, अलग से रखो। सेकेंड थिंग क्या है, बैलेंस रेशन दो, मतलब उनको उनको बैलेंस रेशन दो। बैलेंस रेशन का मतलब क्रूड प्रोटीन, कॉन्सेंट्रेटेड फीड 3 से 5 केजी के आसपास आपको देना ही पड़ेगा। ड्यूरिंग लास्ट पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी वो लगभग 35 से 40 केजी वेट गेन करेगी। लगभग उसका वेट एवरेजली हम लोगों ने देखा 100 किलो के आसपास होता है एट द टाइम ऑफ मीटिंग। लेकिन जब भी बच्चे पेट में, आप सोचिए एक एक बच्चे का वेट अगर 1-1, 1.5 किलो भी होगा तो लगभग उसका वेट 35 से 36 केजी के आसपास बढ़ेगा। सो बेसिकली गिल्ड शुड गेन 35 से 40 केजी, है ना, 35 to 40 केजी वेट गेन उसका होगा। 100 अगर देखोगे आप 50 से 60 केजी के आसपास उसका वेट गेन होगा, है ना। और इनको रखने के लिए जगह भी कंपैरेटिवली ज्यादा लगेगी। सो नियर अबाउट 30 to 40 स्क्वायर फीट टू 40 to 60 स्क्वायर फीट, मतलब सर 40 से 60 स्क्वायर फीट के आसपास इनको जगह लगेगी, इनको हाउसिंग करने के लिए, इनको हाउसिंग करने के लिए लगभग लगभग, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेग्नेंट एनिमल। बढ़ते थोड़ा सा आगे, अब देखते केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न पिगलेट की, जो नए बच्चे ने जन्म लिया उनका क्या करना है। तो उनका क्या करना है, उनका कुछ भी नहीं करना है। उनको पहले पकड़ो, एक तो बहुत बार देखो क्लीन एंड वाइप विद द टॉवेल, उनको पकड़ो, उनको क्लीन करो टॉवेल में लेके लपेट के। उसके बाद नेवल कॉर्ड, उनके बॉडी से नेवल कॉर्ड, क्योंकि अभी नेवल कॉर्ड बहुत, अब हर किसी बच्चे में नेवल कॉर्ड जाता है ना, तो एक कॉमन नेवल कॉर्ड हर किसी में जा रहा है,
तो हम लोगों को करना वही है कि उनका नेवल कॉर्ड जो है ना वो प्रॉपरली रखना है, मतलब उनका नेवल कॉर्ड वो कट करना है प्रॉपरली। कोलेस्ट्रम फीड सारे बच्चे को कोलेस्ट्रम देना है। आयरन इंजेक्शन, क्यों? पिगलेट एनीमिया ना हो इसलिए हम लोगों को क्या देना है, उनको आयरन का इंजेक्शन देना है बचपन में। पिगलेट 5 to 6 टाइम अ डे, दिन भर में 4 से 5 बार से 6 बार तक उनको वो मिल्क प्रोडक्शन जो करेगी उसको पीने देना है। अब आप मेरे को बताओ, स्वाइन का मिल्क प्रोडक्शन होने के बाद क्या हमारी ज्यादा यूज में वो आएगा? कौन ऐसा बंदा है कि मॉर्निंग में बैठा है और बोल रहा है वाह क्या सुपर चाय है, क्यों? क्योंकि ये स्वाइन के चाय, स्वाइन के दूध से बनी है। ऐसा कोई कौन होगा? कौन ऐसा नहीं ना। उसका मिल्क प्रोडक्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा यूज में है, ऐसा नहीं तो पीने दो बच्चों को। उसके बाद क्रिप मिक्सचर, क्रिप मिक्सचर का बाद क्या होता है कि 2 महीने के बाद वो बच्चों को आप मतलब दूध मत पिलाओ, 2 महीने के बाद उनको क्रिप मिक्सचर, फीड रिप्लेसर, मिल्क रिप्लेसर उनको खिलाओ पिलाओ और खाने के लिए उनको शुरुआत करने दो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैनेजमेंट ड्यूरिंग द फैरोइंग, जब प्रेगनेंसी हो रही है तब क्या मैनेजमेंट करना? जब प्रेगनेंसी हो रही है ना, फैरोइंग मतलब वो बच्चे को जन्म दे रही है, तब केयर एंड मैनेजमेंट क्या करना है इसके बारे में देखेंगे। तो फैरोइंग सॉ के बारे में हम लोग देखेंगे कि वो क्या चीज है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। आपको भी पता नहीं है कि आप क्या चीज हो। तेरी किस्मत तू बदल दे बस हिम्मत। चलो आगे बढ़ते। अब बढ़ते आगे, मैनेजमेंट ड्यूरिंग द फैरोइंग। फैरोइंग के दरमियान हम लोगों को क्या केयर एंड मैनेजमेंट करना चाहिए? सबसे पहली बात, द फर्स्ट थिंग इज दैट, है ना। चलो यस आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इफ देयर इज अ क्रिटिकल सिचुएशन, बहुत बार तो ऐसा होता है ना ड्यूरिंग द फैरोइंग, 20 से 30% बच्चे तो मर ही जाते हैं वैसे भी। ट्रांसफर टू द फैरोइंग पेन, उनको एक अलग जगह पे ले जाके रखो। द रीजन, क्योंकि वो भी फैरोइंग बच्चे को जन्म देने वाली है, हो सकता है बाकी के लोग इनके बच्चे को तकलीफ दे या ये बाकी के लोगों को तकलीफ दे, ऐसे हो सकता है, तो उनको अलग से ले जाके रखना है आपको। ओके चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा। डेट इज नॉट नोटेड बाय द डे, मतलब हम लोगों को डेट कैसे समझेगी कि सर ये इसका फैरोइंग कब होने वाला है? वो तो नहीं आया कि हेलो क्या मेरा फैरोइंग होने वाला है, मुझे हॉस्पिटल में मैटरनिटी होम में लेके चलो, ऐसे तो नहीं बोलेगी। फिर क्या, हम लोगों ने उसका डेट ऑफ सर्विस कब किया था उससे लगभग 114 दिन के आसपास हम लोगों को गिन के रखना है, गिन के रखना है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। उसके बाद उसको थोड़ा सा चॉप्ड स्ट्रॉ वगैरह ये खिला दीजिए, 4 इंच तक स्टॉप जो रिमेनिंग चॉप्ड स्ट्रॉ होगा उसके ऊपर उसको बिठाइए, लाइक बेडिंग मटेरियल उसको बिठाइए। डेली एक्सरसाइज करने के लिए लगाइए। एट द टाइम ऑफ फैरोइंग नोटेड बाय द नर्वसनेस टेंडेंसी टू फॉर्म द नेस्ट एंड कोलेस्ट्रम सिक्रेशन, मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब वो फैरोइंग करने लगती है तो एट दैट टाइम शी इज गेटिंग नर्वस, तो बच्चा बाहर, बच्चे इतने सारे बच्चे बाहर निकालने, तो आप सोचिए ना 13-14 बच्चे को बाहर निकालना ये आसान चीज नहीं होती है, तो उसको वो करना पड़ता है, तो बहुत एनर्जी उसकी जाती है उसमें। ड्यूरिंग द फैरोइंग सॉ शुड नॉट बी डिस्टर्ब, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए, उसके बच्चे को जन्म लेने दीजिए। आप उसको बार बार जाके नहीं खड़ी रहो, वहां पे बच्चे जन्म ले रहे हैं तुम इधर आ जाओ बच्चे मर जाएंगे, उसको मत करो, वो माँ है उसको पता है सब कुछ, है ना। फैरोइंग हैपन विद इन द 2 to 4 आवर्स, 2 से 4 घंटे लगते हैं बच्चों को जन्म देने के लिए। आप सोचिए ना 4 घंटे वो कंटिन्यू बच्चों को जन्म दे रही है, 4 आवर्स, 4 आवर्स। क्यों? क्योंकि अभी 11-12 बच्चों को जन्म देना है तो 3-4 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। आगे बढ़ते थोड़ा सा। द नेवल कॉर्ड शुड बी 2 से 5 सेंटीमीटर बच्चों के दूर, माँ से दूर नेवल कॉर्ड कट करो, टिंचर आयोडीन लगाओ, बस दैट्स इट। अब स्पेस कितना लगता है इनको? उनको स्पेस लगता है नियर अबाउट 40 से 60 स्क्वायर फीट कि ऐसे फैरोइंग अगर कोई 100 हो तो उसको बैठने के लिए। सर वुल्फ टीथ, वही 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 मैंने बोला ना, टस्क को ही वुल्फ टीथ बोलते हैं, अगर टस्क है तो उसको ही वुल्फ टीथ बोलते हैं। वुल्फ, है ना, वुल्फ टीथ मतलब टस्क को बोलते हैं, टस्क। एंड रिमूवल ऑफ टस्क 1 साल में 1 बार करना चाहिए, प्रोसेस इज कॉल्ड एज डी टस्किंग। एक बार दिखा देंगे तो क्या जाएगा आपका, मेरा कुछ नहीं जा रहा, ये है। चलो अब आते हैं थोड़ा सा आगे। केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्रोइंग एंड फिनिशिंग पिग, अगर हम लोग उनको इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द मीट पर्पज, है ना, फॉर द मीट पर्पज, तो उनकी केयर एंड मैनेजमेंट क्या करनी चाहिए? उनकी केयर एंड मैनेजमेंट क्या करनी चाहिए? द फर्स्ट थिंग इज दैट, हम लोगों को सर केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्रोइंग फिनिशिंग पिग हम लोगों को अगर करनी है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? फर्स्ट,
द पीरियड ऑफ 56 डे टू मार्केट द एज ऑफ 6 to 7 मंथ होने के बाद उनको मार्केट कर सकते हो, उनको बेच सकते हो, उनका मीट या फिर पोर्क के लिए आप बेच सकते हो उनको। सेकंड थिंग, एनिमल शुड अटेन बॉडी वेट ऑफ 70 to 90 kg और वेट गेन शुड बी मिनिमम 10 kg पर मंथ। आपको अगर सही से आपको फिनिशिंग पिग अगर बेचने ही है आपको, तो आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि 70 से 90 kg तक उनका वेट होना चाहिए और हर महीने उनका वेट लगभग 10 kg के आसपास बढ़ना ही चाहिए, तभी वो सही है। स्पेस रिक्वायरमेंट 5 to 8 स्क्वायर फीट लगेगी। उसके बाद फीड इफिशियंसी का मतलब क्या होगा, एवरेजली फीड इफिशियंसी इज 1:3। सर इसका मतलब क्या हो रहा है, मान लीजिए आप जितना बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को उनको फीड खिलाना पड़ता है। तो एवरेजली अगर हम लोग देखेंगे फीड इफिशियंसी नियर अबाउट 1:3, मतलब बॉडी वेट के लगभग 3 टाइम्स उनको फीड चाहिए। मान लीजिए उनका वेट जितना भी होगा उसके 3 टाइम्स उनको फीड चाहिए, तो दैट इज द एवरेज फीड इफिशियंसी की, मतलब अपने बॉडी वेट के लगभग वो 3 टाइम्स खा सकते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग देखेंगे स्वाइन के डिसीजेस, अलग अलग डिसीजेस। सो डिसीज का मतलब क्या होता है, डिसीज का मतलब होता है एनी कंडीशन दैट इंटरप्ट और इंटरफेयर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। कि हमारी बॉडी जो नॉर्मल काम कर रही थी उसका कुछ तो भी फंक्शन ठीक नहीं हो रहा है ना। सो दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज, उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको हम लोग कहेंगे दैट इज डिसीज। अब स्वाइन में कौन से डिसीज है, क्योंकि इनके डिसीजेस के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले तो इन्फेक्शियस, हेरिडेटरी एंड न्यूट्रिशनल। इन्फेक्शियस का मतलब होता है वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगल, इनकी वजह से होने वाले डिसीजेस, इन शॉर्ट पैथोजन की वजह से होने वाले डिसीजेस, ये कौन हुए, इन्फेक्शियस। सेकेंड, अब इन्फेक्शियस में कौन आता है, स्वाइन फीवर, स्वाइन पॉक्स, तो वही कंडीशन से लेशंस आते हैं। फूट एंड माउथ डिसीज, स्वाइन इन्फ्लुएंजा, मतलब अब आपने सुना होगा निमोनियाटिक कंडीशन। निमोनियाटिक कंडीशन का मतलब क्या होता है ना, कि उनके बॉडी के अंदर निमोनिया, मतलब उनके बॉडी के अंदर जो लंग्स होते हैं, लंग्स, तो लंग्स में मॉइस्चर की कंडीशन अगर हो गई तो दैट इज कॉल्ड एज निमोनिया, है ना। लंग्स के अंदर अगर मॉइस्चर की कंडीशन आ चुकी है तो दैट इज कॉल्ड एज निमोनिया। ओके, सो नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे तो वायरल डिसीजेस, स्वाइन फीवर है, स्वाइन पॉक्स है, एफएमडी है, स्वाइन इन्फ्लुएंजा है। बैक्टीरियल डिसीजेस, स्वाइन इरिसिपेलेस है, एंथ्रैक्स है। एंथ्रैक्स का मतलब होता है स्प्लिनिक फीवर, कि उसके अंदर, शरीर के अंदर जो स्प्लीन होता है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी गाय भैंसों में पढ़ा है कि उनका जो लीवर होता है वो लीवर फूलेगा फूलेगा फूलेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फूटेगा। सो दैट इज द एंथ्रैक्स। ब्रुसेलोसिस का मतलब होता है कि थ्रू द वजाइना वो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाएंगे और वहां पे जो कोई भी बच्चा है उसको मार ही डालेंगे। सो ब्रुसेलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस का मतलब होता है टीबी, क्षय रोग की, मतलब वो खांसी वाला कार्यक्रम। उसके बाद प्रोटोजोआ एंड फंगल, तो ऐसे डिसीजेस होते हैं। इधर देखते हैं कुछ न्यूट्रिशनल डिसीजेस, अविटामिनोसिस, विटामिन ए की डिफिशियंसी, विटामिन डी की डिफिशियंसी, रिकेट्शिया, और पिगलेट एनीमिया किसकी डिफिशियंसी से होता है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द फेरस। तो ये सारी चीजें, ये अलग अलग डिसीजेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज देखते हैं। सबसे पहले है वायरल डिसीज, स्वाइन फीवर, और उसी को बोलते हैं हॉग कॉलेरा। टेस्टी वायरस, यूरिन एंड डंग की वजह से ये डिसीज होने के लिए देखते हैं हम लोग। कॉलेरा, कॉलेरा का मतलब होता है उनको बार बार डंग प्रोड्यूस होना, यूरिन और डंग। सर क्या सिम्टम्स है, जो यंग एनिमल है बहुत ज्यादा ससेप्टेबल है। हम लोग देख रहे हैं हॉग कॉलेरा। हॉग का मतलब आप तो समझ तो, कैस्ट्रेटेड मेल हॉग और स्टैग, इसीलिए उसका नाम दिया गया हॉग कॉलेरा। अब नॉर्मली क्या करते हैं लोग, इनको कुछ भी, क्योंकि इनको खाने की कुछ भी गंदगी खाने की आदत है इनको, सो दैट इज द रीजन इनका पेट कभी भी, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कभी भी अच्छा नहीं रहता है। और एक तो ये मोनोगैस्ट्रिक है। मोनोगैस्ट्रिक मतलब इनका एक सिंगल पेट है, सिंगल चेम्बर्ड पेट है, तो ये दिक्कत है। अब नॉर्मली हम लोग देखेंगे सिम्टम्स, तो यंग एनिमल्स ज्यादा ससेप्टेबल है। उसके बाद डार्क रेड एंड पर्पल कलर पैचेस उनके बॉडी के ऊपर दिखेगी। आईज से डिस्चार्ज कंटिन्यू होगा, मतलब पानी बहते रहेगा। पायरेक्सिया मतलब हाई फीवर, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज पायरेक्सिया। 105 108 डिग्री फ़ारेनहाइट उनको बुखार रहेगा, डिग्री सेल्सियस नहीं, डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस बोले तो वो उबल उबल के मर जाएंगे वो। ऑफ हेड खाएंगे नहीं कुछ भी, ड्रॉपिंग ऑफ हेड मतलब ऐसा सिर डाल देंगे। आर्चिंग ऑफ बैक, है ना। उसके बाद कफ, म्यूकस, निमोनियाटिक सिम्टम, अभी मैंने बोला अगर मॉइस्चर इनसाइड द लंग्स है तो निमोनिया। डायरिया, रेडनिंग ऑफ स्किन, बेली, थाई, वोमिटिंग करना, डेथ होना, दीज आर द बेसिक सिम्टम्स ऑफ हॉग कॉलेरा। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड एक डिसीज है ना। अब कंट्रोल कैसे करना है, हाइजीन सैनिटेशन, एवरी 3 मंथ उसको वैक्सीनेशन देना है, एक्टोपैरासाइट एंटोपैरासाइट से इनको बचाना है। तो अच्छा एक हेल्दी फूड इनको खिलाना है। अब सेकंड आते हैं बैक्टीरियल डिसीजेस, स्वाइन इरिसिपेलेस। और अब देखेंगे हम लोग इरिसिपेलोथ्रिक्स, ये उसका बैक्टीरिया है। सर क्या चीज होती है, हाई फीवर है, रेडिश डायमंड शेप कलोरेशन होता है। एंथ्रैक्स के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि एंथ्रैक्स क्या होता है, स्प्लिनिक फीवर, कि उसका स्प्लिन फूलेगा 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 और नियर अबाउट 20 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल साइज, उसके ओरिजिनल साइज के 20 टाइम्स बनेगा।
उसमें टारी ब्लैक कलर ब्लड भर जाएगा। जैसे ही वो फूटने वाला है, सारे नाक कान सारे ओपनिंग से लगभग वो ब्लैक कलर का ब्लड बाहर आएगा। दैट इज कॉल्ड एज एंथ्रैक्स। ब्रुसेलोसिस मैंने अभी बोला कि एक मरा हुआ बच्चा जन्म लेता है, उसको कहते हैं ब्रुसेलोसिस। एंड ट्यूबरक्लोसिस, खास खास के मर जाएगा वो। ट्यूबरक्लोसिस का मतलब होता है मॉइस्चर इनसाइड द, बहुत बार न्यूमोनेटिक कंडीशन लीड्स टू द ट्यूबरक्लोसिस, ये भी ध्यान में रखिए। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। अब आते हैं हम लोग थोड़ा पैरासाइट पे। एंडो पैरासाइट है एस्केरिसिस एंड एक्टोपैरासाइट। सर ये पैरासाइट कैसे आते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये कहीं का भी कुछ भी खा लेंगे तो पैरासाइट इनसाइड द बॉडी जाना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है वो बात। अब आते हैं नॉर्मली क्या होता है सर एंडो पैरासाइट अंदर अगर कुछ कीड़े चले गए तो क्या होगा? एनीमिया, पॉट बेली, पेट फूल जाएगा, डायरिया, स्टंटेड ग्रोथ, एडिमा, एडिमा मतलब स्वेलिंग, ये सारी चीजें हम लोगों को एंडो पैरासाइट में दिखाई दे सकती है। अब न्यूट्रिशनल डिसीज कौन से अविटामिनोसिस, विटामिन ए की रिकेट्शिया, विटामिन डी की कमतरता से पिगलेट एनीमिया, जस्ट बिकॉज ऑफ फेरस पिगलेट एनीमिया हम लोगों को दिखाई देता है। अब पिगलेट एनीमिया है क्या, है ना, एक आखिरी सवाल आपसे कि पिगलेट एनीमिया क्या चीज है। तो पिगलेट एनीमिया अंडर द इंटेंसिव सिस्टम क्या होता है ना, बहुत बार हम लोग उनको स्नाउट, उनका जो स्नाउट होता है आगे का पोर्शन, तो ये स्नाउट ना मिट्टी में जाना बहुत जरूरी है, वहां से उनको आयरन मिलेगा। अगर आपने वैलो तैयारी नहीं किया है, वहां पे उसका स्नाउट भी है, उसको कुछ मिल भी नहीं रहा है, तो फेरस और कॉपर इनकी डिफिशियंसी वजह से होगा पिगलेट एनीमिया, और उसमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है फेरस। तो बहुत बार ऐसा होता है कि लो लिवर, लो स्टोरेज ऑफ द कोई भी चीज इनसाइड द लिवर, बहुत कम आयरन ही नहीं रहेगा बॉडी में, तो एनीमिया जरूर होगा। तो सिम्टम्स क्या है? वीक रंट, मतलब सबसे आखिरी वाला जो बच्चा है जन्म ले रहा है वो बहुत कमजोर रहेगा। डिस्पेसिया, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी। एडेमेटस मतलब स्वेलिंग होगी, डेथ हो सकती है। डिस्ट्रेस ब्रीथिंग मतलब लेबर्ड ब्रीथिंग एंड थम्स, दैट इज कॉल्ड एज लेबर्ड ब्रीथिंग, मतलब बहुत तकलीफ हो रही है उसको, बहुत तकलीफ। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। सर इसको कंट्रोल कैसे करें? तो बहुत ही आसान सी बात है, क्योंकि ये डिसीज हो रहा है किसकी वजह से? आयरन की डिफिशियंसी की वजह से। तो स्वैबिंग ऑफ अडर मतलब जो उनकी माँ है उसको मिट्टी में बैठने दो, तो उसके अडर को ना वो मिट्टी लगेगी, उससे आयरन भी मिलेगा। और जब भी बच्चा उस माँ के स्तन को मुंह लगा रहा है तो उसके बॉडी के अंदर आयरन जा रहा है। सो पहली बात है स्वैबिंग ऑफ अडर, फेरस सल्फेट, उसको आप वो अडर को फेरस सल्फेट लगा दो। सेकंड, क्रिप मिक्सचर, जो कुछ भी वो खा रहा है उसमें फेरस सल्फेट 1% मिला के दे दो। प्रोविजन ऑफ रन एंड मड एंड सैंड, मतलब वहां पे उनको भागने के लिए, दौड़ने के लिए, ऐसे करने के लिए, सारी चीजों के लिए उनको प्रोविजन दे दो। असेस टू द पास्चर, उसके बाद इंजेक्शन ऑफ आयरन डेस्ट्रॉन, कि कुछ भी नहीं हो रहा है तो इंजेक्शन दे दो उनको आयरन डेस्ट्रॉन का, है ना, आयरन डेस्ट्रॉन का उसको इंजेक्शन दे दो, उसके बिना कोई मतलब पर्याय ही नहीं है। ओके आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब पिगलेट एनीमिया को कंट्रोल कैसे करना है? हम लोगों को उनको कोई भी तरीके से फेरस देना है, बस दैट्स इट, कोई भी तरीके से। आप स्वैबिंग ऑफ ऑर्डर करो, है ना, वो वुल्फ टीथ, कुछ भी, मतलब सॉरी स्वैबिंग ऑफ ऑर्डर करो, उनको दूध पीने से पहले वहां पे आयरन डेस्ट्रोज या फिर इंजेक्शन दे दो, कुछ भी करो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है ना, पिगलेट एनीमिया इस तरीके से हम लोगों को दिखाई देता है। अरे वाह, चलो आपके लिए एक आसान सा सवाल, 60 सेकेंड्स लेता हूं क्योंकि बच्चों को टाइम नहीं पूरता है। कितना होगा जेस्टेशन पीरियड स्वाइन का? स्वाइन का जेस्टेशन पीरियड कितना होगा? 114 डेज। मैंने आपको बोला था काऊ का 9 मंथ 9 डेज, बफेलो का 10 मंथ 10 डेज, स्वाइन का 3 महीने 3 वीक और 3 डेज, मतलब कितना हुआ ये? 114 दिन। 305 दिन क्या है काऊ का? उसमें एक्सोटिक काऊ का लैक्टेशन पीरियड है, लैक्टेशन पीरियड जितना 150 डेज। जेस्टेशन पीरियड ऑफ शीप एंड गोट 310 दिन, ये 10 महीना 10 दिन बफेलो का होगा जेस्टेशन पीरियड। तो आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन ए।
उसमें भी गलत कर दिए हो बे। ऑप्शन सी कहां से आएगा बे? 150 दिन किसका होता है बे? वो शीप और गोट का होता है बे। इतने भी गलत कैसे हो सकते हो बे? चलो और एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताइए, डीटस्किंग कितनी बार करना होता है? मतलब कितनी साल में कितनी बार करते हैं डीटस्किंग? वो बोर जो है, बोर है ना, तो उसका डीटस्किंग कितनी बार करते हो साल में आप? साल में कितनी बार डीटस्किंग करते हो आप? साल में कितनी बार डीटस्किंग करना पड़ता है? 1 टाइम। कितनी बार? 1 टाइम। तो यहाँ पे हमारा लगभग स्वाइन हस्बेंड्री खत्म होता है, स्वाइन हस्बेंड्री। तो आपको सबसे पहले मतलब जो बेसिक टर्म्स है, आपको क्या क्या करना है मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए। तो आपको क्या क्या करना है, जो बेसिक टर्म्स है उनकी, बेसिक टर्म्स ये एक बार पढ़नी पड़ेगी आपको, स्लाइड से ही पढ़ लो। बेसिक टर्म्स के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा, देखो बेसिक टर्म्स हो गई, उसके बाद उनका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एक बार ज़्यादातर पढ़ना है, उनका डिसीज मैनेजमेंट एक बार ज़्यादातर पढ़ना है, उसके बाद चौथा उनका हाउसिंग मैनेजमेंट, है ना, और इसके साथ आप केयर एंड मैनेजमेंट, मतलब पढ़ना इन द सेंस उनको शॉर्ट में रिवाइज करना है, केयर एंड मैनेजमेंट, केयर एंड मैनेजमेंट। तो ये आपको शॉर्ट में रिवाइज करना है, शॉर्ट में। ओके, तो यहाँ पे अपना स्वाइन हस्बेंड्री खत्म होता है, कल से अपना स्टार्ट होगा पोल्ट्री, पोल्यूट्री, कल से अपना स्टार्ट होगा पोल्यूट्री, है ना। तो कल मैं एक बार बेसिक टर्म्स आपको पोल्यूट्री की सारी बता दूंगा, उसके बाद अपन स्टार्ट कर देंगे। ओके, पोल्यूट्री कल अपन पोल्यूट्री स्टार्ट कर देते हैं, हाँ चलेगा। यस, जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरे है, तो वो एक बार फॉर्म भरने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दे। फिर से दोहरा रहा हूं मैं, है ना। जिनका फॉर्म भरना बाकी वो फॉर्म भर दे। स्वाइन का एक शॉर्ट चार्ट नहीं मिलेगा क्या? दे देता हूं मैं, छोटा सा पोर्शन है भाई। हाँ,